हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं आपका अपना फिजिक्स टीचर रविंद्र अग्रवाल। आज के सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं फिजिक्स के जो टॉपिक हमारा चल रहा था पहले की क्लासेस में, प्रीवियस टॉपिक्स हमने पढ़ चुके हैं। उस टॉपिक का नाम था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जिस टॉपिक को हमने काफी क्वेश्चन उसके सॉल्व भी किए थे, वो क्वेश्चन आपको समझ में भी आए होंगे, क्योंकि पिछली क्लास के अंदर मैंने बात की थी आपसे न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में और न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की हिंट दी थी। लेकिन न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था। मैंने कहा था पहले कोई साइंटिस्ट नहीं आया था, ना तो न्यूटन आया था ना और कोई आया था। सबसे पहले हमारे पास आए थे गैलीलियो। गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, तो वो देख रहे थे कि अगर मैं किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे किसी बॉल को अगर यू स्पीड से थ्रो करता हूं तो वो बॉल रुकती नहीं है, वो लगातार आगे मूव करती रहती है, कभी बॉल स्टॉप ही नहीं हो रही वो। लेकिन वो बॉल स्टॉप क्यों नहीं हो रही, इस बात का एक्सप्लेनेशन, इस बात के पीछे रीजन क्या है, इस बात के पीछे साइंस क्या है, क्या फिजिक्स है कि अगर एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर किसी बॉल को छोड़ा जा रहा है यू स्पीड से तो बॉल स्टॉप क्यों नहीं हो रही है। इस बात को बड़ा गैलीलियो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो फिर हमारे पास कौन आए थे, न्यूटन आए थे, जिन्होंने इस बारे में कंक्लूजन दिया था, जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया भी था। फिर न्यूटन ने इस बारे में स्टडी करी, रिसर्च करा, फिर एक कंक्लूजन दे दिया न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसमें उसने बोला कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो हमेशा किस पर रहेगा, रेस्ट पर रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो लगातार उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। मतलब ऑब्जेक्ट कभी भी रेस्ट पर या तो रेस्ट पर रहेगा या लगातार यूनिफॉर्म मोशन करेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, ऐसा न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में बोला। और न्यूटन के फर्स्ट लॉ मोशन को ही एक इनर्शिया लॉ बोला गया। इनर्शिया का मतलब क्या था, मैंने आपको उस दिन समझाया भी था। इनर्शिया का मतलब है जैसे मैं हूं तो बेटा मेरे में होने वाले चेंजेस को मेरी बॉडी क्या करेगी, उसको रजिस्ट करेगी, मतलब जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट की अगर आप पोजीशन में चेंज करना चाहते हो, उसके मोशन में चेंज करना चाहते हो, तो वो ऑब्जेक्ट अपने में आने वाले चेंजेस को क्या करता है, रजिस्ट करता है। और रजिस्ट करने की इस प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। और फिर बेटा मैंने आपको यह भी बताया था इनर्शिया बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है रेस्ट ऑफ इनर्शिया तो एक होता है मोशन ऑफ इनर्शिया। मैंने कहा था रेस्ट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रेस्ट ऑफ इनर्शिया ये होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो हमेशा किस पर रहेगा, रेस्ट पर रहेगा। लेकिन जैसे ही अचानक से आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दोगे तो उस पर रेजिस्टेंस फोर्स कहां जाएगा, पीछे की तरफ जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताना चाहूं तो आप मेरी बात को समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए बाइक है, बाइक पर दो इंसान बैठे हैं, तो मैंने आपको उस दिन समझाया भी था अगर पर्सन ए बैठा हुआ है और पर्सन बी बैठा हुआ है तो बेटा मुझे बताइए अगर अचानक से बाइक चलना शुरू कर दे तो आपने सडनली फोर्स का लगाया, आगे लगाया, तो रजिस्ट फोर्स का मिलेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। अगर रजिस्ट फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन मिलेगा तो जो हमारा पर्सन बी है बेटा वो कहां जाएगा, पीछे की तरफ आ जाएगा। और इसके पीछे आने की वजह से रेजिस्टेंस फोर्स कहां गया, पीछे आ गया, मतलब बी पर्सन का मूव कर जाएगा, बैक डायरेक्शन में मूव कर जाता है, जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया की वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसे ही बेटा क्या होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट लगातार चल रहा है और आपने जैसे ही ब्रेक अप्लाई किए तो फ्रिक्शन फोर्स आपने कहां लगाया, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाया, तो पैसेंजर सारे के सारे कहां चले जाते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं। जो चलती हुई बस में जब ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाता है तो आप सभी यात्री कहां मूव कर जाते हो बेटा, आगे की तरफ मूव कर जाते हो। कारण क्या होता है, फोर्स पीछे लगा है फ्रिक्शन की वजह से, तो रजिस्ट फोर्स कहां लगेगा, आगे लगेगा, इसलिए आप आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। ये सारी चीजों को हम लोगों ने बेटा प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से देख लिया था। और उसी क्लास के अंदर मैंने एक टॉपिक और स्टार्ट किया था जिसका नाम था मोमेंटम। और मैंने उस मोमेंटम में आपको बहुत अच्छी से बात बताई थी कि मोमेंटम को हमेशा p से रिप्रेजेंट करते हैं। और मोमेंटम होता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम होता है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है, जिसका ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड होता है। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, एस यूनिट इज केजी मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम कैन बी रिप्रेजेंट बाय p इज इक्वल टू m इंटू v। साथ में मैंने आपको यह भी बताया था मेरे दोस्तों कि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है। मैंने कहा था बेटा कि जो चेंज इन मोमेंटम होता है उसको हम लिखते हैं डेल्टा p से, और चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p होता है जिसको हम लिखते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अगर मास को कॉमन ले लिया जाए तो बेटा ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये आपका चेंज इन मोमेंटम हो जाता है। ये भी हमने पिछली ही क्लास में पढ़ा था कि मोमेंटम होता है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम होता है मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल मोमेंटम होता है मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। अगर मास को कॉमन लेंगे तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी आ जाती है। ये सब बातें हमने पिछली क्लास के अंदर बहुत अच्छे से सीख ली थी, ठीक है। फिर हमने टॉपिक पढ़ा था बेटा न्यूटन का सेकेंड लॉ मोशन। न्यूटन के बेटा सेकेंड लॉ मोशन में मैंने आपको बताया था
कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन साइंटिस्ट जो अपने सेकंड लॉ में बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी भी स्पीड से मूव करता है तो उस पर लगने वाला जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो हमेशा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। मतलब अगर m kg पर अगर आप मैं F फोर्स लगा रहा हूं, अगर इस m kg पर ग्राउंड सरफेस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर मैं इस पर F फोर्स लगाता हूं तो एक्सटर्नल फोर्स ऑलवेज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मोमेंटम में जितना चेंज होगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम वही एक्सटर्नल फोर्स होगा। कभी भी एक्सटर्नल फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं होता, ऐसा न्यूटन साइंटिस्ट खुद बोलते हैं। मास इनटू एक्सेलरेशन कब होता है उसके लिए उन्होंने कंडीशन बताइए, जब किसी ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट होगा जब जाके आपका फोर्स जो है मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर है। अगर आपका मास कांस्टेंट नहीं है तो फोर्स कभी भी मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर नहीं होगा। फोर्स हमेशा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है मेरे दोस्तों, फोर्स इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो उन्होंने जब ये बात बोल दी हमारे सामने, दुनिया के सामने जब ये बात रख दी उन्होंने कि फोर्स ऑलवेज भी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है, फिर इस बारे में हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। हम लोगों ने क्या कहा कि जब f को आप टाइम से मल्टीप्लाई करते हो तो वो चेंज इन मोमेंटम बन जाता है, और इसी प्रॉपर्टी को जो चेंज इन मोमेंटम बनता है f इंटू टाइम बनता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इंपल्स बोलते हैं। मतलब इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, फोर्स और टाइम के मल्टीप्लीकेशन को, प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, चेंज इन मोमेंटम बोलते हैं। और इसी का एक नाम और दिया गया था मेरे दोस्तों, वो दिया गया था इंपल्स, जिसमें कंडीशन बताई गई थी कि इंपल्स फोर्स हमेशा बहुत इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए होता है, बहुत छोटे टाइम के लिए होता है। जैसे मान लो कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट बैट आपके हाथ में है और आपने बॉल को टिक किया, तो बॉल और बैट के बीच में जो कांटेक्ट टाइम बेटा 1 घंटे का रहा होगा, 2 घंटे का रहा होगा, 5 मिनट का रहा होगा, या 10 सेकंड का रहा होगा, या मिली सेकंड का रहा होगा। मेरे हिसाब से तो बॉल और बैट के बीच में कांटेक्ट मिली सेकंड में रहा होगा, पता ही नहीं चला होगा कब तो बॉल आई, कब बैट से टकराई और कब चली गई। तो वो जो टाइम है इज वेरी स्मॉल, टाइम कांटेक्ट टाइम इज वेरी स्मॉल। जब कांटेक्ट टाइम इज वेरी स्मॉल तो वही टाइम जो होता है उस टाइम पर लेकिन बॉल की स्पीड को बैट ने चेंज कर दिया। बॉल मान लीजिए बहुत तेज आई और आपने बहुत तेज बढ़ा करके दी, तो आपने उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर दी, वेलोसिटी को भी चेंज कर दी। आपने हल्का सा भी टिक किया तो आपने उसकी बहुत तेज स्पीड को बहुत हल्के से रोक दिया। तो आप फाइनली क्या कर रहे हो, उसकी वेलोसिटी को चेंज कर रहे हो, उसके डायरेक्शन मोशन को चेंज कर रहे हो, मतलब चेंज इन मोमेंटम कर रहे हो। मोमेंटम में जितना चेंज करो इज कॉल्ड इंपल्स। इंपल्स कोई नई चीज नहीं है मेरे दोस्तों, इंपल्स केवल है चेंज इन मोमेंटम, जो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। लेकिन उसमें टाइम जो है, कांटेक्ट टाइम जो है बेटा बहुत ही स्मॉल होता है। ओके, बात समझ में आ गई, उसे हम क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं। क्लियर। फिर हमने एक और बात की थी मेरे दोस्तों, अगर मैं इस एफ में मोमेंटम को क्या लिख दूं, अगर मैं मोमेंटम को मास इनटू वेलोसिटी लिख दूं तो इसका मैं अगर जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो एम को बाहर निकालूंगा, वी को डिफरेंशिएट करूंगा, और वी को बाहर निकालूंगा तो एम को डिफरेंशिएट करूंगा, तो एम डीवी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी होता है। फिर मेरे दोस्तों इसमें अपन एक कंडीशन लगा दी थी, हमने कंडीशन लगा दी थी, हमने क्या कंडीशन लगा दी थी मेरे दोस्तों, हमने ये कंडीशन लगा दी थी यदि ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट हो, अगर ऑब्जेक्ट का मास क्या हो, कांस्टेंट हो, अगर मास कांस्टेंट होगा मेरे दोस्तों तो मास में जो चेंज होगा, मास में जो होने वाला चेंज होगा टाइम के साथ वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मास में चेंज विद टाइम कितना हो जाता है, 0 हो जाता है दोस्तों, तो दिस टर्म इज इक्वल टू 0। तो फोर्स इज इक्वल टू m dv by dt, और रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो फोर्स किसके इक्वल आ गया मेरे दोस्तों, फोर्स इक्वल आ गया मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स किसके इक्वल आ गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट होता है बेटा, मास का और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है। क्लियर। तो बेटा मास को एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है, फोर्स मिलता है। बात समझ में आ गई आप सभी को। लेकिन ऐसा कब होगा, फोर्स हमेशा मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, बिल्कुल होगा। 99.99% केसेस के अंदर आप क्वेश्चन जो देखने वाले मेरे दोस्तों वो F बराबर m ही देखने वाले हैं। बट 0.01 जो परसेंट केस मैंने अब रह गए हैं वो 0.01% के केस वो हो सकते हैं जैसे मास कांस्टेंट ना हो, और जब मास कांस्टेंट नहीं होगा मेरे दोस्तों तो कभी भी F बराबर m भी नहीं होगा, क्योंकि F बराबर m तभी हो सकता है जब मास कांस्टेंट हो, और मास कांस्टेंट होगा तब F बराबर m लगाएंगे। लेकिन मास कांस्टेंट नहीं हुआ मेरे दोस्तों तो फिर क्या लगाएंगे, फिर हम ये लगाएंगे F बराबर m dv by dt प्लस v dm by dt लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर मास कांस्टेंट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। बात समझ में आ गई मेरे दोस्तों। और मास कब कांस्टेंट नहीं होता, मास कब चेंज होता है, तो देखो रॉकेट ऊपर जाता है, धुआं पीछे निकलता है,
रॉकेट ऊपर जा रहा है, धुआं पीछे निकल रहा है, मतलब पेट्रोल के मास में लगातार कमी हो रही है। तो उसमें कभी भी F बराबर एम नहीं लगाते, उसमें हम लगाते हैं एम डीवी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी लगाते हैं, है ना। या फिर ऑब्जेक्ट बहुत तेज स्पीड से मूव कर रहा है, उसका स्पीड स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी के बराबर है अप्रोक्सीमेटली। इतना तेज अगर कोई पार्टिकल भाग रहा है, इतना तेज अगर आपका ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है जिसका स्पीड स्पीड ऑफ लाइट वेलोसिटी के अप्रोक्सीमेट भी इक्वल है या उसके आसपास भी इक्वल है, तब जाके उस ऑब्जेक्ट का मास क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है, जिसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है एम डैश इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहां पे जो आप एम डैश देख रहे हो बेटा, ये है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज मूविंग, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज मूविंग। जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा ना, तब उस ऑब्जेक्ट का मास जो होता है वो एम डैश होता है। एम नॉट है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज रेस्ट, अगर वो रेस्ट पर होगा तो ऑब्जेक्ट का जो मास है वो एम नॉट होता है। और वी यहां पर होती है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, है ना, और सी होता है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन वैक्यूम। वैक्यूम में वेलोसिटी जो होती है पार्टिकल की वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ओके मेरे दोस्तों, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। ये सारी बातें हमने पहले भी कर ली थी, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी था, इन सारी बातों को रिमाइंड करवाना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर मैं इन बातों को रिमाइंड नहीं कराता आपको तो आपका टॉपिक वीक रह सकता था। फिर भी इन बातों को मैंने बहुत अच्छे से भी एक्सप्लेन किया है पिछली क्लास में। जिस बच्चे ने पिछली क्लास नहीं देखी है उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी, रिक्वेस्ट मान लीजिए, ऑर्डर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, टीचर की नसीहत होगी, आपको पहले पुरानी क्लास को देखना बहुत जरूरी है नई क्लास को समझने के लिए, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक पर। देखिए बेटा, आप जब भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं तो बेटा आपके सामने 4 फोर्स आते हैं, आपकी लाइफ में 4 फोर्स का सामना होगा आपका जब भी आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। देखो फोर्स तो बहुत सारे के होंगे और बहुत सारे की फोर्सेस का सामना भी होगा। बेसिकली इस वाले चैप्टर में हम लोग को 4 फोर्स का सामना करना पड़ेगा बार बार। वो 4 फोर्सेस कौन से होंगे जिसका बार बार जिससे हमें लड़ाई करनी है? उन 4 फोर्सेस का नाम होगा मेरे दोस्तों, जिसका पहला ही नाम होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। जिसका बड़ा पहला नाम क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स पहला नाम होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। इससे हमें सबसे पहले लड़ना है। फिर इसके बाद हमें लड़ना किससे है? फिर इसके बाद हमें लड़ना है ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद जो हमें लड़ाई करनी है वो लड़ाई करनी है किससे मेरे दोस्तों? उसके बाद हमें लड़ाई करनी है टेंशन फोर्स से। किससे लड़ाई करनी बेटा? टेंशन फोर्स से लड़ाई करनी है। फिर तीसरा जो हमें लड़ाई करनी है टेंशन फोर्स के बाद, वो टेंशन फोर्स के बाद बेटा हमें लड़ाई करनी है किससे? नॉर्मल फोर्स से। बेटा किससे लड़ाई करनी है? नॉर्मल फोर्स से लड़ाई करनी है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है, इससे लड़ाई करनी है। फिर जब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से लड़ाई आपके संभव हो जाए, आप जीत जाएं, तो लास्ट लड़ाई आपको केवल एक ही फोर्स से लड़नी है जिसका नाम है फ्रिक्शन फोर्स। क्या नाम है बेटा? फ्रिक्शन फोर्स जिसका नाम है। तो आपको टोटल कितनी लड़ाइयां लड़नी है बेटा मेरे दोस्तों? 4 लड़ाइयां लड़नी है। पहली लड़ाई आपको किसके साथ करनी है? पहली लड़ाई आपको करनी है ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। फिर आपको करनी है बेटा किसके साथ? टेंशन फोर्स से लड़ाई करनी है। फिर आपको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से लड़ाई करनी है। फिर आपको फ्रिक्शन फोर्स से लड़ाई करनी है। इन 4 फोर्स के साथ आपको लड़ाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इन चारों के साथ लड़ाई करने में आप पीछे रह गए तो आपका एनएलएम भी पीछे रह जाएगा। तो एनएलएम में आगे बढ़ने के लिए इन चारों फोर्सेस से लड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इनसे लड़ने के लिए आपको बेसिकली पता क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों? आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है। ऐसे आपको इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, इस फोर्स की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। अगर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, इसकी डायरेक्शन पता है, इन सब के बारे में पता है, इनकी डायरेक्शंस क्या होंगी, तो बेटा मैं आपको गारंटी देता हूं आपको एनएलएम में कोई ही नहीं हरा सकता। तो आइए हम बात करते हैं एक एक चीजों की, ठीक है। हम बात करते हैं बेटा पहले टॉपिक की। पहले हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा हमेशा ध्यान रखो, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा बेटा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। अगर मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का मास m kg है तो बेटा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। हमेशा बेटा कैसे होगा? वो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन फोर्स बेटा हमेशा कैसा होने वाला है? वर्टिकली डाउनवर्ड, कभी भी और किसी भी एंगल पर नहीं लगेगा। ग्रेविटेशन फोर्स ऑलवेज एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना। और मैग्नीट्यूड इज mg, मैग्नीट्यूड इज mg। अगर किसी m kg के ऑब्जेक्ट को अपने थीटा एंगल की इंक्लाइन सरफेस पे रखा, थीटा एंगल की इंक्लाइन सरफेस पे रखा अगर किसी m kg के ऑब्जेक्ट को, तो भी ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा कहां लगेगा बेटा? वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। ग्रेविटेशन फोर्स ऑलवेज एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड, क्लियर। अगर हम आगे बात करें, ध्यान दीजिए, देखिए अगर मान लो 3 गोले हैं, पहला गोला, ये दूसरा गोला
और ये आपका तीसरा गोला। तीनों गोले आपस में टच हो रहे हैं। मास इज m1, मास इज m2, मास इज m3। ग्रेविटेशन फोर्स बेटा इसका भी कहाँ होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ होगा बेटा, वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका ग्रेविटेशन फोर्स बेटा कहाँ होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा बेटा कैसे होते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा आपके वर्टिकली डाउनवर्ड होते हैं। क्लियर यहां तक का। ग्रेविटेशन फोर्स बेटा हमेशा कैसे होंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड होते हैं। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। अगर मान लीजिए दो इंक्लाइन सरफेस आपने यूं बना दी, ये एंगल कितना है अल्फा, ये एंगल कितना है बीटा, और यहां पर बेटा मान लो आप दो ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। एक रख रहे हैं m1 मास का, और यहां पर रख रहे हैं आप कौन से मास का, m2 मास का ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। तो इसका ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा बेटा कहाँ होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा m1g। इसका ग्रेविटेशन फोर्स बेटा कहाँ होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड m2g। क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा कहाँ होता है बेटा, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। ग्रेविटेशन फोर्स कभी भी और किसी डायरेक्शन में नहीं होगा, केवल और केवल बेटा कैसा होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ जाएं कि ग्रेविटेशन फोर्स ऑलवेज एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगने वाला है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है, mg होने वाला है। पॉइंट समझ में आ गया मेरे दोस्तों। अब हम बात करते हैं किसकी, नॉर्मल फोर्स की बात करते हैं। हम बात करते हैं बेटा किसकी, नॉर्मल फोर्स की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। नॉर्मल फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, है ना। तो नॉर्मल फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को समझते हैं ढंग से। देखो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा कहाँ लगता है बेटा, परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस, परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस, परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस, परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस होता है, और टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट होगा, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट होता है। जैसे देखो अगर यहां पर आपने किसी m के g के ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा कैसा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो ग्रेविटेशन फोर्स तो वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया, वो तो mg नीचे लग गया। बट इस ग्राउंड सरफेस ने इस ऑब्जेक्ट पे कौन सा फोर्स लगा दिया, नॉर्मल फोर्स लगा दिया। तो वो नॉर्मल फोर्स कहां लग रहा है, वो नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगा, देखो वो नॉर्मल फोर्स होगा परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस होगा और टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट होगा। तो कॉन्टैक्ट सरफेस तो ये रही, इसके परपेंडिकुलर होगा और टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट होगा। मतलब आपका नॉर्मल फोर्स यूं लग रहा होगा n, हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट होगा। देखो अगर आपका m के g का ऑब्जेक्ट ये है, तो mg तो कहां लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। बट नॉर्मल फोर्स कैसे लगना है, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। अब कॉन्टैक्ट सरफेस कौन सी है, देखो ये रही कॉन्टैक्ट सरफेस, तो इसका परपेंडिकुलर तो यूं जाएगा ना भाई, इस कॉन्टैक्ट सरफेस का परपेंडिकुलर तो यूं होगा ना, यूं। तो टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, अब देखो दो डायरेक्शन हो सकती है, तो ये डायरेक्शन हो सकती है, एक ये डायरेक्शन हो सकती है। कौन सी वाली होगी, ये डायरेक्शन तो हो नहीं सकती क्योंकि ये तो अवयव हो गया ऑब्जेक्ट से। ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, टुवर्ड्स हो जाएगी, तो डायरेक्शन ये वाली होगी। मतलब ये डायरेक्शन होना संभव नहीं है। बात समझ में आ गई बेटा। हमेशा नॉर्मल फोर्स कैसे लगने वाला है, परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस लगेगा, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट होता है। ओके, बात समझ में आई। अब मान लो अगर आपके पास ट्राइंगल ऐसे हो, ये अल्फा एंगल हो और ये बीटा एंगल हो। अब बेटा अगर मान लो यहां पे दो ऑब्जेक्ट रखे हैं, एक m1 kg का, ये स्ट्रिंग है, ये पुली है, ये m2 kg का। अब ग्रेविटेशन फोर्स कैसे लगेगा बेटा, ग्रेविटेशन फोर्स लगना है वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। सॉरी, ग्रेविटेशन फोर्स ऐसे लगना है, वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट लगना है, वर्टिकली डाउनवर्ड लगना है। ठीक है। अब नॉर्मल फोर्स कैसे लगना है बेटा, नॉर्मल फोर्स लगेगा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। तो कॉन्टैक्ट सरफेस ये रही, इसका परपेंडिकुलर इधर होगा और टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट हो गया। कॉन्टैक्ट सरफेस ये रही, इसका परपेंडिकुलर ये होगा और टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट हो गया। तो नॉर्मल फोर्स बेटा हमेशा कैसे लगता है, नॉर्मल फोर्स हमेशा लगता है कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट लगता है। कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट लगता है, नॉर्मल फोर्स लगेगा। और ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा कैसे होता है बेटा, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। बात समझ में आ गई बेटा। तो ग्रेविटेशन फोर्स की डायरेक्शन आपको क्लियर है, नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन आपको अच्छे से क्लियर है। ठीक है। अब आते हैं बात, देखिए और एग्जांपल्स की प्रैक्टिस देखते हैं, ध्यान दीजिए। अगर मान लो ये x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है, और इसमें अपन ने बेटा कोई सिड्डी रख दी, कोई लैडर रख दिया, है ना। तो अगर बेटा सिड्डी लैडर रखोगे तो सिड्डी बेटा यूं होगी, जो कि x को भी टच कर रही है और y को भी टच कर रही है। अगर दोनों को टच कर रही है सिड्डी, तो इसका बेटा मास कितने kg का है, m kg का है। तो बेटा ग्रेविटेशन फोर्स कहां लग रहा होगा, ग्रेविटेशन फोर्स तो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा, तो वर्टिकली डाउनवर्ड लग गया।
ठीक है। अब नॉर्मल फोर्स कहाँ लगेगा, कॉन्टैक्ट सरफेस। देखो तो बेटा ये इसके कॉन्टैक्ट में है, ये देखो ये रहा कॉन्टैक्ट में, और इसका कॉन्टैक्ट बेटा कौन है, ये रहा कॉन्टैक्ट में। तो नॉर्मल फोर्स कहाँ लगता है, नॉर्मल फोर्स लगता है कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर और टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। तो कॉन्टैक्ट सरफेस का परपेंडिकुलर, ये सरफेस का परपेंडिकुलर तो यही होगा ना यार, कॉन्टैक्ट सरफेस का परपेंडिकुलर, और टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट मतलब इधर लगेगा, राइट। इस कॉन्टैक्ट सरफेस का परपेंडिकुलर कौन है बेटा, ये है। तो नॉर्मल फोर्स कहाँ लगेगा, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट लगेगा। क्लियर। तो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगना है और टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट लगना है, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगना है और टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट लगना है आपका नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स। और ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा mg कहां लगना है बेटा, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। क्लियर। अगर मान लो ये तीन गोले आपस में दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, टच कर रहे हैं। इन तीनों गोलों का अगर मास बेटा मान लीजिए m1 m2 m3 है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है और इसका मास m3 है। देखिए एक का मास m1, दूसरा मास m2, तीसरा मास m3 है। तो बेटा ग्रेविटेशन फोर्स कैसे लगना है, अगर मैं बेटा मान लो एक एक स्फीयर की बात करूं, अगर मैं केवल m1 वाले की बात कर रहा हूं तो m1 जी का लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। अब बेटा इसके पास कॉन्टैक्ट सरफेस कितनी है, ढंग से देखो, इसके पास दो कॉन्टैक्ट सरफेस है। कौन कौन से दो कॉन्टैक्ट सरफेस है, एक कॉन्टैक्ट सरफेस तो ये रही और एक कॉन्टैक्ट सरफेस ये रही। बेटा एक कॉन्टैक्ट सरफेस है, दो कॉन्टैक्ट सरफेस है, दो कॉन्टैक्ट सरफेस है। तो जो नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स होता है वो कहां लगता है, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट लगता है। तो कॉन्टैक्ट सरफेस का परपेंडिकुलर इधर होगा और इस कॉन्टैक्ट सरफेस का परपेंडिकुलर इधर होगा। तो मतलब एक बार नॉर्मल फोर्स इधर लगेगा n1 और एक बार नॉर्मल फोर्स इधर लगेगा n2। तो ये भी क्या हुआ बेटा, देखो ये भी कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर हुआ और ये भी कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर हुआ। तो नॉर्मल फोर्स हमेशा कहां लगता है बेटा, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगते हैं, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगते हैं नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स, और कहां लगते हैं बेटा, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट लगते हैं। इसी प्रकार से अगर बेटा मैं मान लो m2 की बात करूं तो बेटा m2 के लिए अगर बात कर रहे हैं तो m2 का जो ग्रेविटेशन फोर्स है बेटा वो कहां लगेगा, m2 जी नीचे लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। अब देखो इस m2 के जी के पास भी दो कॉन्टैक्ट सरफेस हैं बेटा, एक कॉन्टैक्ट सरफेस तो आपके पास ये रही, मतलब ये वाली कॉन्टैक्ट सरफेस हो गई ये वाली, और एक कॉन्टैक्ट सरफेस आपके पास ये रही, दो कॉन्टैक्ट सरफेस हैं। तो बेटा इसकी वजह से लगने वाला नॉर्मल फोर्स कौन सा माना है आपने, n1। तो बेटा इधर कौन सा फोर्स लगेगा आपका, n1 लगेगा। मतलब इसकी वजह से लगने वाला नॉर्मल फोर्स तो कौन सा होगा, n1 होगा, क्योंकि इस कॉन्टैक्ट सरफेस का नॉर्मल फोर्स आपने n1 मान रखा है ना भाई। इसका आपने नॉर्मल फोर्स कितना माना है, n1 माना है। इसका नॉर्मल फोर्स कितना माना है, n2 माना है इस कॉन्टैक्ट की वजह से, और इस कॉन्टैक्ट की वजह से आप कितना मान रहे हैं, इसकी वजह से मान लीजिए आप n3 मान रहे हैं। तो तीन नॉर्मल फोर्स हो गए, एक n1 n2 और n3। तो इस कॉन्टैक्ट का तो आ ही गया। अब इस कॉन्टैक्ट की वजह से बेटा कितना हो गया, n3 हो गया, तो वो इधर की तरफ आ गया n3। क्लियर। अब ऐसे बेटा अगर बात मान लीजिए बेटा हम बात कर रहे हैं m3 स्फीयर की, तो m3 स्फीयर के पास ग्रेविटेशन फोर्स m3 जी कहां लग रहा है, नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड। अब इसके पास भी कितने कॉन्टैक्ट सरफेस है बेटा, दो कॉन्टैक्ट सरफेस है, एक तो ये रही और एक ये रही। तो बेटा इसकी वजह से कौन लगेगा, नॉर्मल फोर्स इधर लगेगा टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, और एक कॉन्टैक्ट सरफेस ये रही, इसकी वजह से बेटा कहां लगेगा, इस कॉन्टैक्ट सरफेस की वजह से इधर लगेगा n2। क्लियर। तो बेटा आपके पास पता चल गया मतलब कॉन्टैक्ट सरफेस की परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट के लगता है बेटा नॉर्मल फोर्स लगते हैं। ओके, बात समझ में आ गई। हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस देखिए और नॉर्मल फोर्स के डायरेक्शन वो देख लीजिए कि कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट ही आपकी किसकी डायरेक्शन होती है बेटा, नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन होती है। ओके, अब हम आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिए। अब आगे बात हमें किसकी करनी है बेटा, टेंशन फोर्स की। दो फोर्स की तो हमने बात कर ली, ग्रेविटेशन फोर्स की और नॉर्मल फोर्स की। अब हम तीसरी बात किसकी करने जा रहे हैं बेटा, टेंशन फोर्स की। देखिए टेंशन फोर्स की डायरेक्शन को समझते हैं। टेंशन फोर्स की डायरेक्शन बहुत इजी होती है। हमेशा ध्यान रखो किसी भी वायर में या किसी भी स्ट्रिंग में जो टेंशन कैलकुलेट करते हैं तो स्ट्रिंग टेंशन जो होता है वो हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग होता है और अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट होता है। टेंशन हमेशा बेटा कहाँ होगा, अलोंग द स्ट्रिंग होगा और अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट होगा। टेंशन फोर्स हमेशा कैसे होता है बेटा, अलोंग द स्ट्रिंग होता है, अलोंग द स्ट्रिंग होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट होता है, अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट होता है। जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा उससे हमेशा आपका टेंशन दूरी होगा। तो टेंशन फोर्स हमेशा बेटा कैसे होगा, अलोंग द स्ट्रिंग होगा और अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मान लीजिए इस स्ट्रिंग से आपने इसमें एक ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दिया जिसका बेटा मास कितना है, m kg मास है। तो बेटा ग्रेविटेशन फोर्स mg जो लगना है बेटा वो कहाँ लगना है, वर्टिकली डाउनवर्ड लगना है। तो टेंशन फोर्स लगेगा बेटा वो कहाँ लगेगा, अलोंग द स्ट्रिंग लगेगा और अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट लगेगा। तो टेंशन फोर्स कहाँ लगेगा बेटा, अलोंग द स्ट्रिंग लगेगा और अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट लग गया।
तो टेंशन फोर्स कहाँ लग गया, अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट लग गया। पॉइंट समझ में आया। अगर टेंशन फोर्स की मैं बात कर रहा हूं तो बड़ा देखिए, अगर यहाँ पे एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग को बड़ा मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लगा दिया एम के जी का, और इसको मैं पुल कर रहा हूँ कितने फोर्स से, एफ फोर्स से पुल कर रहा हूँ। तो टेंशन फोर्स कहाँ आएगा बेटा, हमेशा टेंशन फोर्स आएगा हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट आता है। तो अगर मैं इस एमकेजी की बात कर रहा हूं तो बेटा इस एमकेजी में आप देखिए, अगर फोर्स इधर लग रहा है तो टेंशन फोर्स कहाँ लगेगा बेटा, अलोंग द स्ट्रिंग लगेगा और अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट लगता है। तो टेंशन फोर्स हमेशा कहाँ होगा, अलोंग द स्ट्रिंग होगा और अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। अगर बेटा मान लीजिए अगर आप दो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मान लीजिए m1 kg का होता और ये मान लीजिए m2 kg का होता, और आप फोर्स यहां लगाते, फोर्स आप यहां लगाते, तो बेटा अब अगर आप टेंशन फोर्स की बात करते तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उस बात को भी देखिएगा। थोड़ा हम पहले क्या करते हैं, जैसे इस m2 kg की बात कर लेते हैं, फिर हम बात कर लेते हैं बेटा किसकी, m1 kg की। तो m2 kg की जब मैं बात करता तो मैं क्या नोटिस करता कि m2 kg की बात करते समय मैं ये देखता ये m2 kg है। देखिए जब मैं किसकी बात कर रहा हूं, इस पे फोर्स कितना लग रहा है, F। अगर मैं बात कर रहा हूं m2 kg की, तो मैं देखता इस पे फोर्स कितना लग रहा है, F लग रहा है। टेंशन फोर्स कहां आएगा, अलोंग द स्ट्रिंग आएगा, अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट आएगा। तो इससे स्ट्रिंग कहां पे टच कर रही है, इस साइड टच कर रही है, इस साइड टच कर रही है, इस साइड टच कर रही है, तो इस साइड टच कर ली है। तो स्ट्रिंग में अगर टेंशन फोर्स की बात करूं तो टेंशन फोर्स कहां आने वाला है बेटा, अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट आने वाला है। तो अलोंग द स्ट्रिंग आ गया और अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट आ गया। अगर मैं बात करता हूं बेटा कौन सा ऑब्जेक्ट की, m1 kg के ऑब्जेक्ट की बात करता हूं, तो इस m1 kg के ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग कहां पे टच कर रही है, इस m1 kg के ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग यहां पे टच कर रही है। तो टेंशन फोर्स कैसा आएगा मेरे दोस्तों, टेंशन फोर्स आएगा अलोंग द स्ट्रिंग आएगा, अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट आएगा। तो अलोंग द स्ट्रिंग आना है और अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट आना है, तो टेंशन फोर्स यूं आ जाएगा। तो टेंशन फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, टेंशन फोर्स हमेशा होता है अलोंग द स्ट्रिंग होता है और अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट होता है। इस बात को आप बहुत अच्छे से याद रखें कि टेंशन फोर्स का डायरेक्शन हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट होता है। अगर मैं इसकी और डायग्राम की प्रैक्टिस देखूं तो आप ध्यान से देखिए, अगर ये पुली है और इस पुली को यहां से फिक्स कर दें, यहां पर स्ट्रिंग की हेल्प से एक ऑब्जेक्ट को जिसका मास m1 kg है इसको फिक्स कर दिया, और यहां पे ऑब्जेक्ट का मास बेटा कितना है, m2 kg है, इसको फिक्स कर दिया। अगर बेटा मैं यहां पे बात कर रहा हूं टेंशन फोर्स की वगैरह की, तो टेंशन फोर्स हमेशा क्या होता है, ढंग से देखिए, इसका ग्रेविटेशन फोर्स m1g का लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। इसका ग्रेविटेशन फोर्स m2g का लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। टेंशन फोर्स हमेशा कहां होता है, अलोंग द स्ट्रिंग होता है, अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट होता है। तो अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट आपका टेंशन फोर्स आ गया, अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट आपका टेंशन फोर्स आ गया। क्योंकि टेंशन फोर्स हमेशा कैसे होगा मेरे दोस्तों, टेंशन फोर्स हमेशा होगा अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट होता है। अगर मैं केवल पुली की बात करूं, अगर मैं केवल बेटा किसकी बात करूं, पुली की ही बात करूं, तो पुली पे जो स्ट्रिंग टच कर रही है वो तीन जगह से टच कर रही है। देखिए एक स्ट्रिंग इधर से जा रही है, एक स्ट्रिंग इधर जा रही है, और एक स्ट्रिंग बेटा कहां जा रही है, ऊपर जा रही है। तो बेटा अगर इस पे टेंशन T है तो इधर भी टेंशन कितना आएगा, T आएगा, इस पे भी टेंशन कितना आएगा, T आएगा, और दोनों टेंशन मिलकर इधर कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 2 हो जाता है, ट्वाइस ऑफ T हो जाता है। मतलब टेंशन फोर्स हमेशा क्या होता है, अलोंग द स्ट्रिंग होता है और अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट होता है। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिए, तो कभी किसी प्रकार की कोई समस्या आने वाली नहीं है टेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, एक को मैं प्रैक्टिस बता रहा हूं टेंशन फोर्स की, ढंग से देखिएगा। अगर मान लो इस ऑब्जेक्ट पुली से ये आपके पास m1 kg का ऑब्जेक्ट है, इस स्ट्रिंग से अगर ये m2 kg का ऑब्जेक्ट है, और ये आपके पास तीसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास बेटा कितना है, m3 है। तो ऐसे कितने ऑब्जेक्ट इससे बंधे हुए हैं, तीन ऑब्जेक्ट बंधे हुए हैं, एक m1 है, दूसरा m2 है, और तीसरा आपका m3 है। ठीक है, तो अगर ये तीनों बंधे हुए हैं तो अब टेंशन फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे इनकी डायरेक्शंस होंगी, ध्यान दीजिए। फिर अगर मैं m3 की बात करता हूं, केवल किसकी बात कर रहा हूं, केवल और केवल अगर m3 की बात कर रहा हूं, तो m3 के अंदर मैं क्या नोटिस कर रहा हूं, या इसका मास कितना है, m3 है। यहां पे मैं देख रहा हूं यार दो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग तो ये रही, देखो ये पूरी एक स्ट्रिंग हो गई, ये दूसरी स्ट्रिंग हो गई, तो दो स्ट्रिंग है। यहां पे m3 का बेटा m3 कहां लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। थोड़ा अगर स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम होगा, अगर स्ट्रिंग चेंज होगी तो टेंशन चेंज होगा। यहां पे मान लीजिए पहले नंबर वाली स्ट्रिंग में बोलता हूं, तो ये दूसरे नंबर वाली स्ट्रिंग मेरी हो जाएगी, तो यहां पे टेंशन में T1 मानूंगा, तो यहां पे टेंशन T2 मानूंगा। तो m3 वाले से देखिए रस्सी कहां पे टच कर रही है, m3 वाले से केवल स्ट्रिंग यहां पे टच कर रही है, तो यहां पे ही टेंशन होगा, वो होगा अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट T1।
अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, है ना, और अलोंग द स्ट्रिंग होगा और अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट होगा। अगर मैं M2 kg की बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा बेटा, बच्चों को यहां पे डाउट बहुत रहता है M2 kg के डायग्राम पर। M2 kg है तो बेटा मेरी बातों का ढंग से याद है आपको, तो ग्रेविटेशन फोर्स कहां लगना है बेटा, वर्टिकली डाउनवर्ड लगना है, तो वो तो लग गया वर्टिकली डाउनवर्ड। अब क्या देखना है, अब आपको देखना है कि यार स्ट्रिंग कहां कहां है, एक स्ट्रिंग नीचे भी है और एक स्ट्रिंग ऊपर भी है। देखो M2 के नीचे भी रस्सी है तो M2 के ऊपर भी रस्सी है। क्या रस्सी केवल एक तरफ है, दोनों तरफ है? भैया रस्सी दोनों तरफ है, नीचे भी है तो ऊपर भी है। तो टेंशन कहां आएगा, टेंशन तो हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग आएगा, अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट आएगा। तो अलोंग द स्ट्रिंग टेंशन आना है तो अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट आना है, तो नीचे की तरफ है ना T1, अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट T1, क्योंकि पहली वाली रस्सी है। यहां पर टेंशन कौन सा आएगा, सेकंड वाली रस्सी में आएगा। कैसे आएगा, अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट मतलब ऊपरी तरफ आया, तो टेंशन T1 भी आ गया और टेंशन T2 भी आ गया, क्योंकि टेंशन हमेशा होता क्या है, टेंशन हमेशा होता है अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट। टेंशन हमेशा बेटा क्या होता है, अलोंग द स्ट्रिंग होता है और अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट होता है। अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा किसकी, M1 kg की, अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा किसकी, M1 kg की बात कर रहा हूं, तो M1G कहां लगने वाला है, M1G नीचे लगने वाला है ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रिंग एरी। तो टेंशन कहां पर आएगा बेटा, अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट। तो देखिए इस वाली रस्सी को आपने सेकंड नंबर का माना है, मतलब इसमें टेंशन T2 है और रस्सी कहां पर है, ऊपर की तरफ है, तो इसमें टेंशन कितना हो गया मेरे दोस्तों, इसमें टेंशन आपका T2 हो गया। क्लियर। तो टेंशन फोर्स हमेशा क्या होते हैं, टेंशन फोर्स हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग होते हैं, अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट होते हैं, और ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा mg होते हैं जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड लगते हैं। बात समझ में आ गई। ये सारे डायग्राम्स आपको इन सभी डायग्राम्स को आप बोलना चाहो तो आप इनको बोल सकते हैं बेटा फ्री बॉडी डायग्राम्स भी बोल सकते हैं। मतलब ये अगर बोलूं तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया किसका, M3 kg का, ऑफ M3 kg। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब कि डायग्राम को आपने फ्री कर दिया, मतलब उस डायग्राम पे लगने वाले सारे फोर्सेस को आपने शो कर दिया, मतलब उस डायग्राम पे आपने सारे फोर्सेस शो कर दिया, मतलब वो फ्री हो चुका है, उसमें कोई भी फोर्स एक्स्ट्रा नहीं लग रहा। सारे जितने भी फोर्सेस पे लग रहे हैं उन सभी फोर्सेस आपने शो कर चुके हैं, रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उसमें बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम को बनाने का मतलब ये होता है कि आप सारे फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये किसका फ्री बॉडी डायग्राम है, M2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम है। ये किसका फ्री बॉडी डायग्राम है, ये आपका M2 kg का M1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम है। क्लियर, बात समझ में आ गई बहुत अच्छे से, है ना। अब देखिए आगे, अगर मान लो आपको इसका डायग्राम बनाना है, अगर ये इंक्लाइन प्लेन है यूं, पहले सिंपल वाला समझते हैं, है ना, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी पहली बार में ही। अगर मान लीजिए कोई एक M kg का ऑब्जेक्ट है थीटा एंगल पर, यहां पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है, M kg है, ठीक है। तो बेटा इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, इस पे पहले कौन सा फोर्स लगेगा, सबसे पहले ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, उसमें कोई डाउट नहीं है। फिर दूसरा फोर्स कौन सा लगेगा बेटा, नॉर्मल फोर्स लगेगा जो कि कॉन्ट्रैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट सरफेस एरी इसके परपेंडिकुलर होगा और टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट होगा। बेटा वो कौन सा फोर्स होगा, वो आपका नॉर्मल फोर्स होगा। अब हमें देखना है एंगल को, तो बेटा हम एंगल कैसे देख पाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर ये थीटा एंगल है तो ये एंगल कितना है, 90 है, तो ये एंगल कितना हुआ, फिर ये एंगल बेटा हमारा होगा 90 माइनस थीटा। देखो ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 180 में से 90 गया तो 90 बचा, फिर 90 में से थीटा गया तो एंगल कितना बचा, 90 माइनस थीटा बचा। तो दिस एंगल इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। और ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री में से जब 90 माइनस थीटा को आप माइनस करेंगे तो केवल कितना बच जाएगा मेरे दोस्तों, केवल थीटा बच जाता है। तो मतलब हमेशा नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स के बीच में बनने वाला एंगल वही होगा जो एंगल आपका इंक्लाइन प्लेन बना रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस से। अगर आपका इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस से थीटा बना रहा है तो नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स के बीच का एंगल भी थीटा ही होगा। तो इस mg के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा इधर, तो जिधर एंगल बनता है उधर कंपोनेंट क्या आता है, cos थीटा, तो इधर कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आता है मेरे दोस्तों वो कंपोनेंट होता है mg sin थीटा। तो इधर कंपोनेंट कितना हो गया, उसके परपेंडिकुलर वो कंपोनेंट हो गया mg sin थीटा, क्योंकि जिधर एंगल बनता है उधर आता है cos थीटा और उसके परपेंडिकुलर आता है sin थीटा। तो ये तो हो गया sin थीटा और ये क्या आ गया, मान लिए cos थीटा आ जाता है, क्योंकि इधर एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जिधर एंगल का फॉर्मेशन होता है उधर cos थीटा और उसके परपेंडिकुलर sin थीटा होता है। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको, कंपोनेंट समझ में आ गए। तो यहां से आप क्या देखोगे कि नॉर्मल फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा मेरे दोस्तों, वो नॉर्मल फोर्स आपके mg cos थीटा के इक्वल होगा। और इसको मोशन कौन करा रहा होगा, इसको मोशन करा रहा होगा mg sin थीटा, इसको मोशन कराएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी जगह डायग्राम कुछ इस प्रकार से बना दिया जाए, डायग्राम कुछ इस प्रकार से बना दें कि बोले यार ये M1 kg का ऑब्जेक्ट है,
ये पुली है और ये आपका m2 kg का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब बताओ, तो भैया अब कुछ नहीं बताना, अब आपको सोचना पड़ेगा कि यार इसका जो m1g है वो कहाँ लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। इसका m2g कहाँ लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। उसका नॉर्मल फोर्स कहाँ लग रहा है, उसका नॉर्मल फोर्स इधर की तरफ लग रहा है n2। इसका नॉर्मल फोर्स कहाँ लग रहा है, इसका नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा है n1। अब देखिए, अगर ये एंगल अल्फा है और ये एंगल आपको बेटा कितना बता रखा है, बीटा बता रखा है, तो यहाँ पर एक एंगल हो गए, दो एंगल हो गए, दो एंगल हो गए। एक तो आपके पास अल्फा हो गया और दूसरा आपके पास बीटा एंगल हो गया। देखिए, तो ये एंगल कितना होगा, अल्फा होगा, और ये एंगल कितना होगा, बीटा होगा। तो जिधर एंगल बनता है उधर क्या आता है, कॉस आता है, उसके परपेंडिकुलर साइन आएगा। तो इधर कॉस आएगा तो इधर कितना आएगा, इधर आएगा m1g कॉस अल्फा, और इधर बीटा बना तो इधर कितना आएगा, m2g कॉस बीटा। तो बेटा जिधर एंगल बनेगा उधर कॉस और उसके परपेंडिकुलर साइन, तो बेटा इसके परपेंडिकुलर कितना आ गया, बेटा साइन आ गया, तो m1g साइन अल्फा, और इसका परपेंडिकुलर किधर होगा, इधर होगा, तो इधर बेटा कितना आ गया, m2g साइन बीटा। तो बेटा जिधर एंगल बनता है उधर कोस आता है, उसके परपेंडिकुलर साइन आता है। तो बेटा जिधर एंगल बना उधर तो कोस आ गया, उसके परपेंडिकुलर साइन आ गया, जिधर एंगल बना उधर कोस आ गया, उसके परपेंडिकुलर साइन आ गया। तो बेटा हमेशा ध्यान रखो, अब टेंशन की बात करो तो टेंशन तो हमेशा सेम होता ही है, इसके लिए अवे ऑब्जेक्ट हो गया, इसके लिए भी अवे ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि टेंशन हमेशा क्या होता है, अलोंग द स्ट्रिंग अवे ऑब्जेक्ट। अगर m2 की बात करो तो इसके लिए अवे हो गया ना, देखो टी अवे हो गया, देखो ढंग से देखो, टी क्या हो रहा है, अवे हो रहा है। अगर m1 की बात करते हो तो इसमें टी अवे हो गया है ना। तो टेंशन फोर्स हमेशा कैसे होते हैं बेटा, अलोंग द स्ट्रिंग होते हैं और अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट होते हैं। पॉइंट समझ में आए बेटा मेरे दोस्तों सभी को। तो हमेशा आप जब टेंशन फोर्स की बात करते हो, नॉर्मल फोर्स की बात करते हो, है ना, या फ्री बॉडी डायग्राम की बात करते हो, मतलब उस डायग्राम के अंदर आपको सारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर देना है। इस बात को बहुत अच्छे से, बहुत गाढ़ बांध लीजिए इस क्वेश्चन, इस बात को, ठीक है। तो पॉइंट समझ में आ गया सभी को। अब ये तो सब मैंने क्या बताया आपको, सभी डायग्राम्स के फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाना बता दिए। अब मैं आपको क्वेश्चंस कराना शुरू कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आइए मेरे दोस्तों, बड़ा पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, देखिए ग्राउंड सरफेस है जिस पर 3 ब्लॉक्स रखे हैं, एक ब्लॉक, स्ट्रिंग, सेकेंड ब्लॉक, स्ट्रिंग, थर्ड ब्लॉक, ऐसे करके 3 ब्लॉक रखे हैं, ठीक है। इसका मास 2 kg, इसका मास 3 kg, इसका मास 4 kg। जो हम इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस पे फोर्स बेटा मान लीजिए वो फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, 90 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है। कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है बेटा, 90 न्यूटन अप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन बोला डिटरमाइन द acceleration, determine the acceleration of system and tension in string and tension in H string, tension in H string, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एसलेशन एंड टेंशन इन एच स्ट्रिंग। आपको टेंशन भी कैलकुलेट करना है और एसलेशन भी कैलकुलेट करना है। तो बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, देखो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है बेटा F बराबर m इंटू ए, F बराबर m इंटू ए। ये F कौन सा फोर्स है बेटा, ये फोर्स है F आपको मोशन कराने वाला फोर्स, और m होता है टोटल मास। बेटा मोशन कराने वाला फोर्स कितना है, 90 न्यूटन है, 90 न्यूटन हो गया। टोटल मास कितना है, टोटल मास अगर आप कैलकुलेट करते हो तो कितना हो गया, देखो 2 3 5 और 5 और 4 आपका हो गया 9, ठीक है, इनटू एसेलेरेशन। तो आपका एसेलेरेशन कितना हो गया, एसेलेरेशन हो गया 90/9 हो गया। तो आपका एसेलेरेशन बेटा कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाता है। थोड़ा जब भी एसेलेरेशन निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एसेलेरेशन करेंगे। मतलब एसेलेरेशन कैलकुलेट करने के लिए फोर्स में किसको डिवाइड कर देंगे, मास का डिवाइड कर देंगे, तो मेरे दोस्तों एसेलेरेशन आ जाता है। अब बेटा आपको क्या कैलकुलेट करना है, टेंशन कैलकुलेट करना है। तो टेंशन कैलकुलेट करने के लिए आप एक एक ब्लॉक की बात कीजिए, पहले 2 kg की बात कर लीजिए, फिर 3 kg की बात कर लेंगे, फिर 4 kg की बात कर लेंगे, है ना। तो बेटा बात करते हैं बेटा 2 kg की, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg। बेटा सबसे पहले कौन से फ्री बॉडी डायग्राम की बात करेंगे,
2 kg के फ्री बॉडी डायग्राम की बात करेंगे। तो देखिए इस 2 kg को भगाने वाला जो फोर्स है वो कितना है, यहाँ पे 90 न्यूटन इसको भगा रहा है, ठीक है, इसको 90 न्यूटन भगा रहा है। और टेंशन फोर्स यहाँ पे देखो, ये अगर पहली वाली स्ट्रिंग है तो ये आपकी सेकंड वाली स्ट्रिंग है, तो इस पे जो पहली वाली स्ट्रिंग है इस पे टेंशन फोर्स कहाँ लग रहा है, अलोंग द स्ट्रिंग लगेगा, अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट लगेगा T1। अच्छा इसका एक्सेलरेशन कहाँ होगा, आगे की तरफ होगा। अगर एक्सेलरेशन आगे होगा तो हम क्या लिखेंगे, एफ नॉट बराबर एम ए। एफ नॉट कौन है, भगाने वाला फोर्स, तो बड़ा भगाने वाला फोर्स 90 है या 90 माइनस T1 है, 90 माइनस T1 है, तो 90 माइनस T1 बराबर m इंटू ए, मतलब 2 इंटू ए। और ए का वैल्यू कितना है मेरे दोस्तों, ए का वैल्यू है 10, तो कितना जाएगा 90 माइनस T1 बराबर 20। तो टेंशन फाइनली बेटा कितना आ गया, टेंशन फाइनली आ जाता है आपका 70 न्यूटन टेंशन आ जाता है। तो बेटा इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना आ गया, 70 न्यूटन आ जाता है। अब इसी जगह अगर बेटा मैं बात करता हूं 3 kg के ऑब्जेक्ट की, तो 3 kg के ऑब्जेक्ट के साथ देखिए प्रॉब्लम क्या है। देखिए जब 3 kg का ऑब्जेक्ट आपके पास रखा हुआ है तो उसके पास स्ट्रिंग दो साइड है, उसके पास स्ट्रिंग इस साइड भी है तो उसके पास स्ट्रिंग इस साइड भी है। देखो उसमें स्ट्रिंग आपके पास 3 kg पर इस साइड भी है तो इस साइड भी है, तो इधर टेंशन T1 होगा तो इधर टेंशन T2 होगा, अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट। तो अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट हो गया, ये तो ग्राउंड है। अरे ब्लॉक का एक्सेलरेशन किस साइड है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन आगे की तरफ है। कितना एक्सेलरेशन बता रखा है, एक्सेलरेशन आपको बता रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बता रखा है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो गया, एक्सेलरेशन वैल्यू हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आगे की तरफ है तो T1 में से किसको माइनस कर देंगे, T2 को माइनस कर देंगे। तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब 3 इंटू ए। तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 3 इंटू ए, मतलब 30 हो जाएगा। अब देखिए बेटा हमें मालूम है T1 का वैल्यू कितना आ चुका है मेरे पास, T1 का वैल्यू बेटा मेरे पास आ चुका है 70 न्यूटन। अगर T1 का वैल्यू मेरे पास 70 न्यूटन आ चुका है तो T1 इज 70, तो माइनस T2 इज इक्वल टू 30, तो T2 बेटा फाइनली कितना आ जाएगा आपके पास, 40 न्यूटन टेंशन आ जाता है। क्लियर, तो बेटा टेंशन का वैल्यू कितना आ गया, 40 न्यूटन आ गया, मतलब स्ट्रिंग 2 के अंदर जो टेंशन होगा मेरे दोस्तों वो कितना होगा, 40 न्यूटन होगा। तो आपने एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर लिया सिस्टम का और हर स्ट्रिंग में टेंशन को भी कैलकुलेट कर लिया। कैसे कैलकुलेट किया आपने, पहले पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का हम लगाया F बराबर ma। F हमेशा होगा भगाने वाला फोर्स या मोशन कराने वाला फोर्स। मोशन कराने के लिए फोर्स कितना लग रहा है, 90 लग रहा है, तो 90 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास ऑफ द सिस्टम इज 9 kg, तो 90 इज इक्वल टू 9 इंटू ए, तो एक्सेलरेशन बिकम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Then draw the free body diagram of 2 kg. तो 2 kg तो force 90 to 10 is pull of an object 2 kg and tension force act in backward direction T1. तो net force become 90 minus T1 is equal to 2 into A. Value of A is 10 meter per second square. Put in this equation, then find out that T1 is 70 Newton. Okay. Same procedure follow for the free body diagram of 3 kg. Then tension act in two directions. First is T1 and second is T2. But object is moving with acceleration of 10 meter per second square in the direction of T1 tension. The net force is T1 minus T2. T1 minus T2 is equals to mass into acceleration. So T1 minus T2 equals to 3 into A. Value of A is 10 meter per second square. So 3 into A is 30. Value of T1 is 70 Newton. Put in this here. तो 70 माइनस T2 इक्वल टू 30, तो T2 इक्वल टू 40 न्यूटन आपका फोर्स आ जाता है। तो स्ट्रिंग 2 के अंदर जो टेंशन आएगा मेरे दोस्तों वो कितना आ जाता है, 40 न्यूटन आ जाएगा। ओके, अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो क्वेश्चन देखिए, वो क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर बेटा मान लो क्वेश्चन इस टाइप से हो, ये पुली है, अभी वो भी क्वेश्चन चलेंगे साथ में ये भी क्वेश्चन से, ठीक है। इस पुली पर आपने दो ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग से हिंज कर दिया। इस ऑब्जेक्ट का बड़ा मास मान लीजिए 10 kg है और इस ऑब्जेक्ट का बड़ा मास मान लीजिए कितना है, 3 kg है। तो बेटा मास से हमें समझ में आता है इसका मास ज्यादा है और इसका मास कम है, तो इसका मास ज्यादा है वो कहां पर आएगा, नीचे आएगा, जिसका मास कम है वो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। ये तो हम डायग्राम को ही देख के समझ पाते हैं कि जिसका मास ज्यादा है वो कहां मूव करेगा, नीचे मूव करेगा। कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगा नीचे, बेटा वो a एक्सेलरेशन से नीचे मूव करेगा, और जिसका मास कम है वो कहां मूव करेगा, ऊपर मूव करेगा। कितने एक्सेलरेशन से, a मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो बेटा मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहिए किसका, एक बार मुझे 10 kg का बनाना चाहिए और एक बार मुझे 3 kg का बनाना चाहिए। जब मैं 10 kg का बनाऊंगा तो देखिए, जब मैं बात करता हूं बेटा कौन से kg की, 10 kg की, तो बेटा mg जो लगने वाला है ग्रेविटेशन फोर्स mg, बेटा वो कहां लगेगा, नीचे लगेगा mg। m कितना है 10 और gb कितना है 10, तो बेटा फोर्स हो गया 100 न्यूटन। स्ट्रिंग बिल्कुल सेम है तो स्ट्रिंग में टेंशन का आएगा, अलोंग द स्ट्रिंग आएगा, वे फ्रॉम ऑब्जेक्ट आएगा, तो टेंशन कहां पर आ गया, ऊपर आ गया।
एसलेशन कहां पर है, नीचे है। तो बेटा देखिए एसलेशन को अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूं तो एसलेशन आप डायरेक्ट लिख सकते हो। एसलेशन होता क्या है, एसलेशन होता है फोर्स अपॉन मास। मास होता है टोटल मास और फोर्स होता है बेटा भगाने वाला फोर्स। आप देखिए सिस्टम को भगाने वाला फोर्स कौन सा है, इधर से कौन भगा रहा है इसको, इसका एमजी भगा रहा है। इसको कौन भगाना चाहता है, इसका एमजी भगाना चाहता है। लेकिन किसका एमजी ज्यादा है, 10 केजी का एमजी ज्यादा है। इसको ये भगा रहा है 100 से, ये भगा पा रहा है केवल 30 से। तो कौन भगा पाएगा, 100 वाला भगा पाएगा। अगर 100 वाला भगा पाएगा मेरे दोस्तों तो ये कहां पर आएगा, नीचे आएगा, और ये कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इफेक्टिव कौन है, इफेक्टिव तो 100 केजी वाला है। अगर 100 केजी वाला इफेक्टिव है मेरे दोस्तों, ये एमजी इसका ज्यादा है, 100 इफेक्टिव वाला अगर इफेक्टिव है, आपका फास्ट मूव कर सकता है। तो भगाने वाला फोर्स 100 हुआ या 30 हुआ, 100 में से 30 माइनस कर देंगे, 100 में से आपको 30 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 70, और टोटल मास कितना बेटा 13 है। तो बेटा टोटल मास आपका 13 हो गया, टोटल मास में बेटा कितना हो गया 13 हो गया। और भगाने वाला फोर्स केवल कितना है 70 है, अपॉन 13 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको क्या जाता है बेटा एसलेशन आ जाएगा, F अपॉन मास। फोर्स भगाने वाला कितना है 70, मतलब इसके एमजी में से इसके एमजी को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये नीचे आ रहा था, ये कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो एसलेशन कितना होगा बेटा 70/30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका एसलेशन होगा। अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन बनाता हूं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो नीचे मूव कर रहा है तो 100 में से कौन माइनस होगा, टी माइनस होगा। तो 100 माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एसलेशन। और मास कितना आपका 10 है, तो मास हो गया आपका 10 इंटू एसलेशन। तो 100 माइनस टी, एसलेशन का वैल्यू कितना आ चुका है, एसलेशन का वैल्यू है 70/13। तो 70/13 यहाँ पुट कर दीजिए। आप जैसे ही 70/13 यहाँ पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो 100 माइनस टी इज इक्वल टू 700 अपॉन 13। तो टेंशन कितना हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा 100 माइनस 700 अपॉन 13। अगर बेटा मैं यहां पे एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम कितना आने वाला है, एलसीएम बेटा यहां पे आएगा 13। अगर आपने एलसीएम को 13 लिया तो ये हो जाएगा 1300 और ये हो जाएगा 700। तो बेटा कितना आ जाएगा 600 अपॉन 13 न्यूटन आपका टेंशन आ जाता है। तो बेटा टेंशन कैसे कैलकुलेट करा अपन ने, इक्वेशंस बना ली। इक्वेशन क्या बन रही है, इक्वेशन बन रही है यहाँ पे इस mg में से टी को माइनस कर दीजिए। तो mg माइनस टी इज इक्वल टू ma बन जाएगी। तो 100 माइनस टी इज इक्वल टू 10 इंटू ए बन जाती है। वैल्यू ऑफ ए इज 70/13, पुट इन दिस इक्वेशन, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टी। तो वैल्यू ऑफ टी इज बिकम, तो टी का वैल्यू बड़ा वैल्यू कितना हो गया, टी का वैल्यू आपका हो जाता है 600 अपॉन 13 न्यूटन हो जाता है। तो आपने टेंशन को इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। ओके, तो इसे बोलते हैं बड़ा पुली टाइप के क्वेश्चंस जिसमें आपको टेंशन कैलकुलेट करना हो। थोड़ा जब भी आपको टेंशन कैलकुलेट करना हो, एसलेशन कैलकुलेट करना हो, तो आपको हमेशा क्या ड्रॉ करने हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने होते हैं। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, अगर ये पुली है, ठीक है, और यहां पे पुली पर ये ब्लॉक है और इस ब्लॉक का मास बेटा कितना है, केवल 2 kg का है। यहां पे दूसरा ब्लॉक है, इसका मास 3 kg का है। ये एक और ब्लॉक है, इसका मास मान लीजिए आपका 5 kg का है, ठीक है, और यहां पे आपने इसको फिक्स किया हुआ है, ठीक है। आपको वही कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन द एसलेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन इन इट्स स्ट्रिंग। क्या कैलकुलेट करना बेटा, determine acceleration and tension in each string, and tension in each string। बेटा एक स्ट्रिंग में टेंशन कैलकुलेट करना है, हर स्ट्रिंग में टेंशन बताना है और एसलेशन बताना है पूरे सिस्टम का। तो देखिए पूरे सिस्टम का एसलेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में। अगर ये सिस्टम बेटा नीचे मूव कर रहा है ए एसलेशन से, तो बेटा ये सिस्टम कहाँ मूव करेगा, ए एसलेशन से ऊपर मूव करेगा। तो बेटा हम इसको सॉल्व करें, तो बेटा सॉल्व कैसे करेंगे, पहले सबसे पहले आप एसलेशन कैलकुलेट करेंगे, और एसलेशन होता है फोर्स अपॉन मास, मतलब भगाने वाला फोर्स अपॉन टोटल मास। भगाने वाला फोर्स कितना है, देखो इसको भगाने वाला फोर्स कितना है, 50 नीचे लग रहा है, इसको भगाने वाला फोर्स 30 नीचे लग रहा है। तो इधर की तरफ भगाने वाला फोर्स कितना है, इधर की तरफ भगाने वाला फोर्स है 80, और इधर की तरफ भगाने वाला फोर्स कितना है 20। तो 80 वाले फोर्स में से अगर 20 वाले फोर्स को माइनस कर दूं तो भगाने वाला फोर्स केवल कितने का बचेगा, 60 का बचेगा। तो एसलेशन में क्या हुआ, भगाने वाला फोर्स केवल कितने का आया, 60 का आया, और टोटल मास कितना है 10। तो एसलेशन कितना आ गया, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका एसलेशन आ जाता है, क्योंकि इधर की तरफ भगाने वाला फोर्स कितना टोटल 80 है और इधर की तरफ भगाने वाला फोर्स केवल कितना है 20 है। तो 80 में से किसको माइनस कर देंगे, 20 को माइनस करेंगे तो भगाने वाला फोर्स तो केवल 60 का आया, और टोटल मास कितना है 2 3 5 5 10
तो एक्सेलरेशन आपका कितना आ गया, एक्सेलरेशन आपका आ जाता है बेटा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब हम बात किसी करेंगे, एक बार 5 kg की बात कर लेंगे, एक बार 3 kg की बात कर लेंगे, एक बार 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसमें टेंशन निकालेंगे, एक बार 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसमें टेंशन निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग है, यहाँ पे बेटा हमारे पास दो स्ट्रिंग है, ठीक है, पहली स्ट्रिंग तो ये रही और ये सेकंड स्ट्रिंग रही। तो एक बार हम फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाएंगे, 5 kg का। तो देखिए फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 5 kg, ऑफ 5 kg। अगर मैं 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो देखिए 5 kg ये रहा, ठीक है, तो बेटा इसका mg कहां लगेगा, नीचे लगेगा, कितना 50 लगेगा, और इसमें टेंशन कहां है, ऊपर, तो टेंशन कितना हुआ, T1 हुआ। सिस्टम कहां मूव कर रहा है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन से नीचे मूव कर रहा है। अगर a एक्सेलरेशन से नीचे मूव करता है तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी 50 माइनस T1 बराबर m इंटू ए, मतलब 5 इंटू ए हो जाएगा, राइट। तो 50 माइनस T1 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 6 मतलब 30, तो टेंशन इज 20 न्यूटन, टेंशन इज 20 न्यूटन हो जाता है। तो बेटा पहली स्ट्रिंग में जो टेंशन आ गया वो कितना आ गया, 20 न्यूटन आ गया, मतलब T1 हमारे पास आ गया 20 न्यूटन का टेंशन होगा। टेंशन इन द स्ट्रिंग इज फर्स्ट, तो फर्स्ट स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा मेरे दोस्तों वो कितना होने वाला है, 20 न्यूटन होने वाला है। अब मुझे टेंशन किस में कैलकुलेट करना है, सेकंड स्ट्रिंग में अगर टेंशन कैलकुलेट करना है तो मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, किसका, 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। और 3 kg का जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा, देखो अगर मैं 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो उसका जो mg है बेटा वो कहां लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, mg 30 लग गया। अब इसके पास दो तरफ स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग नीचे भी है तो एक स्ट्रिंग ऊपर भी है। अगर स्ट्रिंग नीचे भी है और एक स्ट्रिंग ऊपर भी है तो टेंशन तो अलोंग द स्ट्रिंग आता है, अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट आता है। तो इसमें टेंशन कितना आ गया, इसमें टेंशन T1 आ गया, ऊपर वाले में टेंशन कितना आ जाएगा, ऊपर वाले में टेंशन T2 आ जाएगा, क्योंकि टेंशन तो हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग होता है और अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट होता है। एक्सेलरेशन कहां है सिस्टम का, एक्सेलरेशन तो नीचे है, a मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन नीचे है। अगर एक्सेलरेशन नीचे है, टेंशन नीचे है T1 और T2 टेंशन कहां पर लग रहा है बेटा, ऊपर लग रहा है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, नीचे के फोर्स में से ऊपर वाला फोर्स माइनस कर दो, नेट फोर्स निकालना है ना। तो नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स हमेशा कहां लेते हैं, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में लेते हैं, जो एक्सेलरेशन के अपोजिट फोर्सेज हैं उनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो एक्सेलरेशन के अपोजिट फोर्स कौन सा है, T2 है, इसको माइनस कर देंगे। तो 30 प्लस T1 माइनस T2 बराबर m इंटू ए, तो 3 इंटू ए हो जाएगा। अब T1 कितना आ रहा है, T1 बेटा कितना आ रहा है उसको देखिए, T1 आपका आ रहा है, T1 आपका आता है बेटा कितना, 20 न्यूटन आता है। अगर T1 आपका 20 न्यूटन आ रहा है तो T1 की जगह हमें 20 पुट कर दो, तो 30 प्लस का 20 माइनस का T2 बराबर 3 इंटू ए, ठीक है। अब ए का वैल्यू कितना है, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है, थोड़ा देखो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आया था क्वेश्चन के अंदर, एक्सेलरेशन का वैल्यू आपका आया था, देखिए एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ रखा है ऊपर, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू आ रखा है। तो ए की जगह कितना पुट कर दो, ए की जगह पुट कर दीजिए 6। अगर ए की जगह 6 पुट कर दिया तो 30 प्लस 20 कितना हो गया, 50 माइनस T2 बराबर 18। तो T2 कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा 50 माइनस 18। तो टेंशन फोर्स कितना हो गया, टेंशन फोर्स हो जाएगा मेरे दोस्तों 32 न्यूटन टेंशन फोर्स हो जाता है। तो टेंशन हमने जो कैलकुलेट करा स्ट्रिंग्स में वो एक में टेंशन T1 आता है तो एक में टेंशन T2 आता है। तो T2 कितना आ रहा है मेरे दोस्तों 32 न्यूटन आ रहा है और T1 कितना आ रहा था आपका T1 आ रहा था देखिए 20 न्यूटन आ रहा था। ओके, तो आपने जो टेंशन फोर्स कैलकुलेट किया वो टेंशन फोर्स आपने बेटा फ्री बॉडी डायग्राम 3 kg का बना करके किया है। अगर आप 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना के टेंशन कैलकुलेट नहीं करते हैं, अगर मान लीजिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं किसका 2 kg का, तो भी वही टेंशन आएगा जो टेंशन आप 3 kg के फ्री बॉडी डायग्राम बना के कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मतलब चाहे फ्री बॉडी डायग्राम 3 kg का बना के टेंशन कैलकुलेट कर लो और चाहो तो फ्री बॉडी डायग्राम आप 2 kg का बना के टेंशन कैलकुलेट कर लो, आंसर एकदम सेम आते हैं, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता है। अगर मान लो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना चाहता तो मैं ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। कैसे बेटा, अगर मान लीजिए मैं बोलता फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg अगर मैं बोलूं तो अगर मैं 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूं तो मैं वो भी कर सकता हूं। तो देखिए कैसे कर सकता हूं, यहां पे 2 kg का ऑब्जेक्ट है तो 20 कहां लग रहा है, नीचे लग रहा है, ठीक है। इसमें टेंशन कहां है बेटा, टेंशन तो हमेशा लॉन्ग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट होगा, तो टेंशन कहां पर हो गया, ऊपर की तरफ हो गया। कितना टेंशन है, T2 टेंशन है।
ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, ऊपर के फोर्स में से जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होता है उस फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं, जो एक्सेलरेशन के अपोजिट होता है उसको माइनस लेते हैं। तो T2 की डायरेक्शन में तो पॉजिटिव होगा, 20 माइनस होगा, तो T2 माइनस का 20 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। मास कितने केजी का है, 2 केजी का है, और एक्सेलरेशन बेटा कितना हो गया आपका, ए हो गया। इस एक्सेलरेशन का बेटा वैल्यू में मालूम है कितना है, 6 है, तो T2 माइनस का 20 इंटू 2 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो T2 टेंशन कितना हो गया, 20 प्लस 12, तो टेंशन बेटा कितना हो गया, 32 न्यूटन टेंशन हो जाता। देखो यही 32 न्यूटन आपका पहले आया था और यही 32 न्यूटन अब आ रहा है। तो बेटा टेंशन की वैल्यू अलग अलग आ रही है, टेंशन वैल्यू सेम आ रही है, यहाँ पर भी 32 न्यूटन आई है और यहाँ पर भी 32 न्यूटन टेंशन आता है। क्लियर, तो टेंशन बेटा सेम आता है, अलग अलग आता है, टेंशन हमेशा सेम आता है, इसमें भी 32 न्यूटन आ रहा है, उसमें भी 32 न्यूटन आता है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। तो बेटा जब भी टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना हो या फिर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो मेरे दोस्तों, तो आपको केवल और केवल फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाने हैं और उसको बना करके जैसे मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चंस कराए उसकी तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कल की क्लास में मैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेने वाला हूं। कल की क्लास होने वाली है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, जिसके अंदर भी मैं काफी सारे क्वेश्चंस ही कराऊंगा। आपकी प्रैक्टिस और अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी, जिससे आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे नीट में और जेईई में। ओके, तब तक ले सभी स्टूडेंट्स को जय हिंद, जय राजधानी, गुड बाय।